मैं हूं पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। दानिश ने जाती हुई दिलबरा को रोका। दिलबरा, रुको। वो रुक गई। दानिश अपनी जगह से उठकर उसके करीब गया और बोला, मुझे अपने किए की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है दिलबरा। दानिश की बातें सुनकर दिलबरा उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से दानिश की तरफ देखने लगी। वो कुछ कहना चाह रही थी। इतने में दानिश ने अपनी बात पूरी की। दिलबरा, मैं इस गलती की वजह से अपने सारे घर वालों को खो चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं दिलबरा। दिलबरा ने दानिश को गले से लगा दिया और रोते हुए बोली, दानिश, हमको अब इस जिंदगी में कोई जुदा नहीं कर सकता दानिश। फिर दानिश ने दिलबरा से कहा, दिलबरा, मैंने सोच लिया है। मैं कल सुबह खुद को भारत के कानून के हवाले करने जा रहा हूं। दिलबरा ने कहा, इससे क्या होगा दानिश? तुम क्या सोच रहे हो कि ये खेल खत्म हो जाएगा? नहीं दानिश, तुम रास्ते से हट भी गए तो ये लोग किसी और दानिश और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। दानिश ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए दिलबरा? तुम ही बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिलबरा ने कहा, तुम्हारे इस योजना को छोड़ने से उमर नियाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी भारत की सरकार की नजरों में तुम भी एक पाकिस्तानी दहशतगर्द बन चुके हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद दिलबरा ने अपनी बात पूरी की। तुम्हें हर हाल में अपने घर वालों की जान का बदला उन लोगों से लेना होगा। दिलबरा की ये बात सुनकर दानिश खामोश हो गया। वो कुछ सोचने लगा कि आखिर किस तरह से उन लोगों से बदला लिया जाए। तभी दिलबरा ने कहा, क्यों ना तुम भारत की फौज के किसी अफसर के पास जाकर उनको ये सब बता दो और उनकी मदद ले लो। ये बात दानिश के दिमाग में रात भर चलती रही। उसने मुनव्वर से इस बात के बारे में बात की। काफी हद तक मुनव्वर भी दिलबरा की बात से सहमत था, लेकिन उससे पहले वो लोग इन सारी बातों की असलियत के बारे में जानना चाहते थे, जिनके बारे में अब उनको सिर्फ नियाजी का खास आदमी हामिद ही बता सकता था। अगले दिन दानिश और मुनव्वर ने हामिद को चोरी छुपे एक सुनसान जगह पर लाया और वहां उन दोनों ने उससे उनके घर वालों के साथ हुए हादसे के बारे में सवाल किया। पहले तो हामिद पूरी तरह से मुकर गया। जब मुनव्वर ने उसकी पिटाई शुरू की और अपने पास मौजूद बंदूक उसके सर पर रखी, तब जाकर कुछ ही देर में उसने अपना मुंह खोला और सारी बातें बता दी। उसने कबूल किया उमर नियाजी ने ही फोन करके डॉक्टर से दानिश के पिता का इलाज ना करने को कहा था और उमर नियाजी ने ही मुनव्वर के घर वालों को किसी अनजान जगह पर कैद कर रखा था और उनका खाना पानी तक बंद कर दिया था। मुनव्वर के माता पिता 5 दिनों तक भूखे प्यासे रहे और छठे दिन मर गए। उनके मरते ही उमर नियाजी ने मुनव्वर की छोटी बहन के ससुराल वालों से डरा धमकाकर 2 लाख रुपए ले लिए, जिस वजह से उसे उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। ये सुनते ही मुनव्वर अपना आपा खो गया और उसने हामिद को गोली मार दी। हामिद वहीं मर गया। मुनव्वर ने गुस्से और जोश में हामिद को तो मार दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे जैसे ही होश आया, हामिद को मरा देखकर मुनव्वर पूरी तरह से घबरा गया। डर तो अब दानिश को भी लग रहा था कि आखिर वो अपने दूसरे साथियों को क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद दानिश ने मुनव्वर से कहा, हम वापस जाकर सबसे कहेंगे कि ये काम भारत के फौज ने किया है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जिसमें हामिद मारा गया। लेकिन मुनव्वर ने हामिद को गोली तो बहुत करीब से सर पे मारी थी। इस सवाल से बचने के लिए दानिश ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर मरे हुए हामिद के पैरों और हाथों में गोलियां मार दी। फिर उसके बाद वो हामिद की लाश को अपने ठिकाने पर ले गए।
और फौरन जाकर पाकिस्तान फोन करके उमर नियाजी को हामिद की मौत के बारे में जानकारी दी और उसकी मौत की रटी रटाई वजह भी बता दी गई। ये खबर सुनकर उमर नियाजी ने उन सभी से योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा और ये भी बताया कि वो 2 दिनों के अंदर ही अपने 10 और नए बंदे उसी रास्ते से भेज रहा है। उसके बाद उसी दिन हाशिम ने दानिश को ये खबर सुनाई कि भारत की सरकार को ये शक हुआ है कि अखनूर के पास कोई बड़ी हरकत चल रही है और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए भारत की फौज ने अपने एक जाबाज और ईमानदार अफसर विनोद भारती को भेजा है। ये खबर मिलते ही मुनव्वर ने दानिश से कहा, अपना हिसाब बराबर करने का यही सही मौका है। दानिश ने मुनव्वर से कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुनव्वर ने दानिश से कहा, क्यों ना हम विनोद भारती से मिलकर उन्हें सारी हकीकत बता दें, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुनव्वर की ये बात सुनकर दानिश ने भी उसकी राय पर सहमति जता दी, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में चुभ रहा था। उनका कोई ठिकाना भी तो हमको पता नहीं है, तो ऐसे में उन्हें हम कहां जाकर मिलेंगे? विनोद साहब फौज में बड़े अफसर तो होंगे ही, तो हो ना हो वो जम्मू में भारत के बीएसएफ कैंप पर ही मिलेंगे। फिर दानिश ने पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे साथियों में से किसी ने हमको देख लिया तो क्या कहेंगे उनसे? मुनव्वर बोला, हम विनोद साहब से मिलने चोरी छुपे जाएंगे और अगर किसी साथी ने देख भी लिया उस वक्त कोई बहाना सोच लेंगे। वैसे भी हम पर यहाँ और पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादियों का भरोसा है, तो वो हमारे बहाने को सच मान लेंगे। फिर दूसरे दिन वो दोनों अपने ठिकाने से 2 कंबल लेकर निकले और मुंह पर कंबल लपेट ली ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। खैर, किसी तरह छुपते छुपते वो दोनों जम्मू में बीएसएफ के बेस कैंप पर पहुंच गए। फिर उन दोनों ने बेस कैंप के अंदर जाकर एक फौजी से विनोद भारती साहब का पता पूछा। उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, विनोद भारती उसी बीएसएफ के बेस कैंप में मौजूद थे।